अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ये कल से मैं देख रहा हूँ इस एरिया में वारिस के सिग्नल नहीं ठीक चल रहे हैं। किसी एरिया में है, किस एरिया में नहीं चल रहा। हाँ, क्योंकि मैं भी गुलबर्ग कैंपस में था तो वो कल मैंने गौर नहीं किया, लेकिन कल शाम को नहीं चल रहा था। अभी मैं भी गुलबर्ग कैंपस से इधर, मेरा ख्याल है मैंने शायद ये अंडरपास क्रॉस किया है तो जैमर और राइस वालों ने कलमा अंडरपास पे क्यों लगा देना है। वो तो राइस वालों ने किस बात पे लगाना है, आइटम थोड़ी बन रहा है यहाँ पर। अच्छा चले, अच्छा है जरा ध्यान से क्लास में बैठे ना, ये अच्छा हो गया, गुड। नहीं क्लास है यार, क्लास कोई बात नहीं, जुम्मे को पढ़ना मना है। ये एक पेज पहुंचा है आप तक, सिलेबस ग्रिड, ठीक है। अब चूंकि आईकेप की बुक आ गई है तो इसलिए मैंने ये अब चैप्टर्स के रेफरेंस के साथ आपको दे दिया, अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़े इसको तो देख लेना, देखना हो तो। अभी बहरहाल मैंने आखिरी ग्रिड को टारगेट किया हुआ है। अभी हम लोग ना ये स्टैंडर्ड्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, I-16, उसके बाद बाकी वाले स्टैंडर्ड्स कराने। तो पहले मैंने इस आखिरी ग्रिड को टारगेट किया हुआ है, बाद में फिर ये ऊपर वाले ग्रिड्स पे आएंगे। कल का हैंड किया था, हाँ जी, डेफिशन की मैंने आपको डबल एंट्रीज बताई थी। अच्छा, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए काम आएंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिख लें आप। इसकी हेडिंग दे दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। चल लिखे जी, नंबर 1, depreciation charge for the period, depreciation charge for the period shall be recognized। इनमें से कुछ बातें जो आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना, इनमें से कुछ बातें ऑलरेडी पता हैं, कुछ आज समझाऊंगा, कुछ जो है वो बाद में प्रैक्टिस में आएंगी। लेकिन ये कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नसीहतें मैं ये आज इकट्ठी कर देता हूं। इनमें से कुछ बस लिख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ और बेहतरी होती जाएगी। नंबर 1 पॉइंट मैं बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द पीरियड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, डेप्रिसिएशन को हम क्या अकाउंट फॉर कर रहे हैं, क्या चीज है डेप्रिसिएशन? एक्सपेंस है। तो शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन P&L, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन P&L, shall be recognized as expense in P&L। P&L क्या होता है? प्रॉफिट लॉस। unless it is included in the cost of another asset। यानी किसी भी एसेट पे जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट होती है वो हम एक्सपेंस बनाते हैं। हाँ, हो सकता है ये एसेट किसी और एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर उतने अरसे की डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, उस बनने वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ये काम हम पहले कर भी चुके डिस्कस। तो ये मतलब है इस बात का कि डेप्रिसिएशन वैसे तो एक्सपेंस है। मिसाल के तौर पे अगर डेप्रिसिएशन
ऑफ अ मशीन 2021 की 48 मिलियन है और ये मशीन यूज हुई थी 4 महीने के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। तो फिर इस 48 मिलियन में से 4 महीने की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगी और बाकी 8 महीने एक्सपेंस है। अगर इसको एंट्री की शक्ल में तोड़े तो बिल्डिंग की कॉस्ट में डेबिट हो जाएगी इस 48 में से 4/12 और बाकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एक्यूमुलेटेड में कितना क्रेडिट जाएगा? वो 48 जाएगा, क्योंकि इस मशीन की डेप्रिसिएशन बहरहाल 48 है तो क्रेडिट 48 ही होगा। एक्सपेंस में इतना जाएगा क्योंकि ये एक और एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड हो रहा है। ये मतलब है इस बात का जो लिखा है कि वैसे डेप्शन एक्सपेंस है, लेकिन अगर वो एसेट किसी और एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा था तो उतने अरसे की डेप्रिसिएशन उस बनने वाले एसेट की कॉस्ट में चली जाएगी, वरना वैसे उसके अलावा वो एक्सपेंस होता है। ये मिसाल नोटेड तो अगला पॉइंट क्या? अच्छा, नोटिंग। नोटेड। चलिए दूसरा पॉइंट लिखें। ये चीज आपसे एग्जाम में टेस्ट हो सकती है जो बता रहा हूं। पहले समझाता हूं फिर अंग्रेजी लिखवाता हूं। ऑफिस बिल्डिंग है, इस ऑफिस बिल्डिंग से बिजनेस क्या बेनिफिट ले रहा होगा? है जी, इस बिजनेस के अंदर ऑपरेट हो रहा है और अगर 9 to 5 ऑफिस टाइमिंग्स हैं तो पहला साल बिल्डिंग का है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, तो हर साल तकरीबन एक ही तरह से बिजनेस को यूज कर रहे हैं या हर साल डिफरेंट हो रहे हैं? एक ही तरह से हो रहे हैं तकरीबन। इसको कहते हैं कि अगर हम किसी एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स का, अच्छा ये आपको ग्राफ नहीं बनाना होगा, वैसे एक बात समझा रहा हूं। अगर इस एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स का कोई ग्राफ ड्रॉ करें और तकरीबन हर साल बराबर बेनिफिट्स हैं, तो ये जो शक्ल बन रही है ग्राफ की, इसको कहेंगे बेनिफिट पैटर्न। अब जिस मैंने ऑफिस बिल्डिंग की, आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, जिस बिल्डिंग की मैंने मिसाल ली है उससे मिलने वाले बेनिफिट्स क्या है? उससे मिलने वाले बेनिफिट्स, बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तकरीबन। अब देखें बिल्डिंग तो वैसी है ना, इसकी शक्ल तो नहीं बदल जाएगी। तो जैसे हम इसको बिल्डिंग को शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं 9 to 5 ऑफिस के लिए, वो पहला साल हो चाहे बिल्डिंग का 10वां साल हो, हम तो उस बिल्डिंग को एक ही जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस बिल्डिंग से मिलने वाले बेनिफिट्स का पैटर्न एक स्ट्रेट लाइन है। तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनाने के पीछे रीजन एक दफा शुरू में बताई थी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन मैचिंग कॉन्सेप्ट, हम क्यों एसेट की कॉस्ट को एक ही दफा डेप्रिशिएट नहीं कर देते, ओवर द पीरियड करते हैं। ओवर द यूजफुल लाइफ क्यों कर रहे होते हैं डेप्रिशिएट? आखिर में कर दें जाके, क्योंकि ओवर द यूजफुल लाइफ उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो फिर हर साल डेप्रिसिएशन जानी चाहिए ताकि मैचिंग हो सके। तो अगर इससे मिलने वाले बेनिफिट्स हमें लगता है हर साल तकरीबन बराबर होंगे, तो डेप्रिसिएशन भी हर साल, तो फिर ऐसे एसेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट को लगता है किसी खास प्लांट मशीनरी के बारे में कि पहले साल इससे जितने यूनिट्स बना पाएंगे हम, हर गुजरते साल में यूनिट्स की परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, मिलने वाले बेनिफिट्स अगर हम ग्राफ की शक्ल में बनाएं तो वो डिक्लाइन हो रहे होंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट को लगता है कि एसेट से कितना बेनिफिट मिलना है डिपेंड करता है हम कितना यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर आर्स या यूनिट्स मेथड हो जाएगा। लिखें अंग्रेजी पॉइंट नंबर 2, depreciation method shall reflect the pattern
in which assets future economic benefits, दोबारा, depreciation method shall reflect the pattern in which assets यानी assets future economic benefits, asset के future economic benefits are expected to be consumed by entity. अंग्रेजी दोबारा सुन लें. डेप्रिसिएशन मेथड शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय एंटिटी. इसका मतलब यह है कि एंटिटी को जो बेनिफिट पैटर्न लग रहा है कि किस पैटर्न में बेनिफिट्स मिलेंगे, उसी के मुताबिक मेथड होना चाहिए. अब ये आपसे कैसे टेस्ट हो सकता है? आपसे ऐसी टेस्ट हो सकता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि हर साल बराबर बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको कह रहा है सवाल वाला स्टेट नहीं लगाओ. या हो सकता है आपको कहे कि मैनेजमेंट को लगता है कि इसका जो बेनिफिट्स हैं वो इसकी आर यूजेज पे डिपेंड करते हैं, तो इसका मतलब है आर मेथड लगाएं. तो ये इस तरह से टेस्ट हो सकता है, और कुछ नहीं तो एमसीक्यू में तो पूछी जा ही सकती है बात. पांच छह एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, नहीं 10 नंबर के लिए, कोई 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का होगा, तो 8-10 नंबर तक, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं. लेकिन अभी तक ऐसे 8-10 नंबर तक के एमसीक्यूज होते हैं. अच्छा, अभी क्लास में जितने रह गए हैं, क्योंकि मुझे यही पता चला था कि कुछ बच्चे हैं जिनको अंदाजा हो गया था, तो वो इंट्रो प्लस वाले में चले गए हैं. लेकिन अभी जितने यहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है. इंट्रो के पेपर में जो पेपर का सेक्शन होता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, अच्छा बल्कि तो पेपर भी नहीं ना दिया आपके पेपर, FAR 1 के पेपर में 2 सेक्शन होंगे. सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन होंगे 7-8 नंबर, 5 नंबर और एमसीक्यूज होंगे, और सेक्शन बी जो है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे 15, 16, 17, 18 नंबर के होंगे. तो इस सेक्शन बांटने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि सेक्शन ए से तकरीबन को 30-35 मार्क्स पेपर में टेस्ट हो रहे होंगे, वो छोटे क्वेश्चंस के, और तकरीबन 60-65 मार्क्स, 70 मार्क्स जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो 3-4 क्वेश्चन भी उसमें हो सकते हैं. तो ये पेपर का स्ट्रक्चर होता है. लेकिन खैर जो पेपर है वो सॉल्व तो करना है ना. अब चाहे वो सेक्शन ए बी में हो, कि ABCD में हो, चाहे 15 नंबर का सवाल हो, चाहे 8 नंबर का सवाल हो, करना तो है. अगला पॉइंट लिखें. चलिए आपसे पूछता हूं. पहले एक एसेट को खरीदा 1 फ़रवरी को, फिर ये ट्रैवल करते करते हम तक पहुंचा 31 मार्च को, और इसकी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कंप्लीट हुई 30 अप्रैल को. लेकिन सेठ साहब आएंगे, फीता कटेगा तो प्रोडक्शन शुरू होगी. तो प्रोडक्शन शुरू हुई जाके 1 जून को. खरीदा, पहुंचा, इंस्टॉल हो गया और कमर्शियल यूज शुरू हुआ. डेप्रिसिएशन कब से शुरू कर देंगे? क्यों? क्योंकि एसेट वर्किंग कंडीशन में आ गया तो उसकी जिंदगी शुरू हो गई. अब उसको इस्तेमाल करें ना करें, जिंदगी शुरू हो गई है, वो गुजरती जा रही है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी शुरू हो जाएगी. इसके लिए लिखिए अंग्रेजी. नेक्स्ट पॉइंट. Depreciation of an asset begins when the asset is available for intended use. When the asset is available for intended use का मतलब होता है जब वर्किंग कंडीशन में आ गया है तो वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया है. बेशक उसको यूज करना 2 महीने बाद शुरू करें, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज हो गया. स्टूडेंट ने बुक्स खरीद ली, अवेलेबल फॉर यूज हो गई. अब चाहे वो उनको यूज करना 7 महीने बाद शुरू करे, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज हो गई. तो डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे जब एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा. तो इस मिसाल में 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी. अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज करनी शुरू कर दी, और कब तक करते रहेंगे? यूजफुल लाइफ तक.
क्या उससे पहले एसिड नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। तो फिर जब तक एसिड हमारी बुक्स में है, तो इसी में अगला सेंटेंस लिख लें, इसी पॉइंट में आगे, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसिड सीजेस, सीजेस मतलब रोक देते हैं, सीज हो जाना, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसिड सीजेस व्हेन द एसिड इज डी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब था बुक्स में रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्नाइज क्या होगा? बुक्स में से निकाल देना। पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसिड सीजेस व्हेन द एसिड इज डी रिकॉग्नाइज्ड। यानी इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कनेक्ट करें तो डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी जब वर्किंग कंडीशन में आ गया, और जब तक बुक्स में रहेगा डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। अगला पॉइंट लिखें, अच्छा ये भी पहले समझाता हूं आपको। 30 अप्रैल से 2020 से एसिड वर्किंग कंडीशन में आ गया, डेप्रिसिएशन शुरू हो गई। 2021 में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई फैक्ट्री में और काफी नुकसान हुआ, और 3 महीने के लिए फैक्ट्री बंद कर दी गई। और चूंकि उसमें कुछ बंदे भी मारे गए थे तो पुलिस केस बन गया, पुलिस ने इनफैक्ट फैक्ट्री सील कर दी जब तक केस रिजॉल्व ना हो। 3 महीने तक फैक्ट्री सील बंद रही 2021 में। तो 2021 में प्लांट की पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या 3 महीने की नहीं होगी? फैक्ट्री बंद है, ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। नहीं, लेकिन हम जा ही नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर कोई बंदा जेल में बंद हो जाए तो उसकी जिंदगी रुक जाएगी या बढ़नी शुरू हो जाएगी उम्र फिर भी? तो मशीन वर्किंग कंडीशन में आ गई, डेप्रिसिएशन शुरू हो गई। अब अगर कहीं किसी मौके पे हमने एसिड यूज करना रोक भी दिया, डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज होती रहेगी। लिखिए अंग्रेजी अगला पॉइंट जी। ये चीजें हमने ना अभी आगे पढ़नी है, ये मोस्ट प्रोबेबली कल वाली क्लास में आ जाएगी ये बात। हाँ, कि अगर कुछ डैमेज हो गया, उसके एस्टिमेट्स बदल गए, तो ये पढ़ना है कल। आज तो वो क्लास पौने घंटे की होती है ना, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। क्या लिखवाया? कुछ नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं लिखा है। लिखे डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड even if the acid becomes idle। दोबारा, depreciation is charged even if the acid becomes idle। अच्छा, मसला ये है कि इंडियन आइडल देख के तो आपके आइडल के स्पेलिंग खराब हो जाएंगे। ये आइडल ई वाला है, IDLE, फारिग। IDLE मतलब फारिग। तो अगर कोई एसिड बिकम्स आइडल, जैसे मैंने कहा 3 महीने फैक्ट्री बंद हो गई, तो डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज होती रहेगी। रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इवन इफ द एसिड बिकम्स आइडल और इट इज रिटायर्ड from active use। It is retired from active use। इसका भी बात समझ लें। It becomes idle की मिसाल तो ये समझा दी कि अगर फैक्ट्री बंद हो गई, प्लांट में मशीनरी यूज कर ही नहीं सकते, ताला लगा हुआ है, लेकिन लाइफ गुजर रही है। और इट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज का मतलब है कि ये बोर्ड्स हैं, ये कॉलेज की PPE है, यानी कॉलेज के लिए ये नॉन करंट एसेट है, इसकी बाकायदा क्लास होगी बोर्ड्स के नाम से। इनकी यूजफुल लाइफ लेट से 3 साल हो, लेट से। तो इस बिल्डिंग में जितने भी बोर्ड्स यहां लग चुके, ये बिल्डिंग कॉलेज बिजनेस के लिए एक बोर्ड्स के नाम से PPE आ रहा होगा। अभी जैसे रिसेंटली आप देख रहे हैं इधर पीछे कंस्ट्रक्शन जो होके लाइब्रेरी शायद बनी है, इधर साथ ही निकल के जो बन रहा है, हो सकता है ऐसे ही कोई क्लासरूम होता, जैसे इधर आप इधर 4 में आ रहे होते हैं ना, तो शुरू में कुछ क्लासरूम्स हैं, मेरे ख्याल में शुरू में ही पहला ही, तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद अब वो क्लासरूम बना हुआ है, वो टियर रूम होता था। इसको उलट कर लेते हैं, हो सकता है क्लासरूम होता था जहां पर बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अब उसको टियर रूम बना दिया, तो उस रूम को मजीद क्लासरूम के तौर पे यूज नहीं किया जा रहा,
जो बोर्ड उसमें लगा हुआ है उस रूम के अंदर तो क्लास है ही नहीं, तो ये बोर्ड हम समझेंगे कि हमने इसको रिटायर कर दिया फ्रॉम एक्टिव यूज, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। लेकिन चूंकि बोर्ड लगा बहरहाल हुआ है, 3 साल इसकी लाइफ हमने सोची हुई है, क्या पता अभी 2 साल ही हुए थे, साल बाकी है, फिलहाल ये कमरा हमने यूज करना छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है कल को फिर कमरा यूज करना शुरू कर दें। तो जब तक बोर्ड मौजूद है, 3 साल लाइफ इसकी चल रही है, डेप्रिशिएट होता रहेगा, बेशक अब इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो टेम्परेरी आइडल हो या हमने बेशक एक्टिवली यूज करना भी छोड़ दिया हो, जब तक हमारी बुक्स में है यूजफुल लाइफ खत्म नहीं हुई, डेप्रिशिएट होता रहेगा। ये मकसद है इस पॉइंट का। हाँ जी, जो दोनों मिसालें बताई मैंने, उसमें प्लांट 3 महीने तक नहीं यूज हो सका क्योंकि फैक्ट्री बंद थी, फैक्ट्री खुलेगी फिर यूज होने लग जाएगा। ये फिलहाल आइडल रहा, या जिस तरह लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन होने में कई बिजनेसेस बंद हो गए होंगे, तो जितना अरसा वो बंद रहे तो उनके प्लांट आइडल रहे ना, ये आइडल है। एक है कि क्लासरूम होती थी, अब उसको क्लासरूम ही खत्म करके लाइब्रेरी बना दिया, अब वहां पर क्लास होनी ही नहीं, तो वहां जो बोर्ड लगा रह गया है वो तो अब यूज से हट गया ना, अब तो ये रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। लेकिन जब तक बोर्ड है, यहां लगा हुआ है, लाइफ चल रही है, बुक्स में से नहीं निकाल रही, तब तक डेप्रिशिएट होता रहेगा। इसी पॉइंट में लिख लें चाहे, या अगला पॉइंट लिख लें, चले अगला पॉइंट लिख लें, ये भी पहले समझ लें। एक मशीन की यूजफुल लाइफ एस्टीमेट की 8 साल, अब 8 साल गुजर गए, डेप्रिशिएट करते 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 8 साल हमने पूरा डेप्रिशिएट कर लिया। 8 साल खत्म होते साथ ही मशीन गायब हो जाएगी? नहीं, हमने बेचनी भी है तो हो सकता है कोई अच्छा रेट लगने का इंतजार कर रहे हो, उस दौरान वो मशीन हम यूज करते जा रहे हैं। अब 9वां साल भी मशीन यूज हो रही है, 10वां साल भी मशीन यूज हो रही है, नहीं बेचा हमने, 9वें 10वें साल की रेप्शन चार्ज होगी, यूज तो हो रही है। असल में डेप्रिशिएट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हमने सारा डेप्रिशिएट कर लिया हुआ, तो इसको हम कहेंगे कि एसिड फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। तो अगर एक फुली डेप्रिशिएटेड एसिड चूंगे में चले जा रहा है, चूंगा, तो वो जो फुली डेप्रिशिएटेड एसिड बस चूंगे में चल रहा है, तो वो मुफ्त में चल रहा है, बस डेप्रिसिएशन कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले ही फुली डेप्रिशिएट हो चुका। तो लिख लें अगला पॉइंट, इफ अ फुली डेप्रिशिएटेड एसिड, if a fully depreciated asset is still in use, if a fully depreciated asset is still in use, then no further depreciation is charged, then no further depreciation is charged. अच्छा, ये जो अभी मैंने इससे पिछला पॉइंट लिखवाया कि अगर मशीन यूज नहीं हो रही तो डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज होगी, आर्स मेथड पे ये एप्लीकेबल ही नहीं रह जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिकली ही एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मशीन की डेप्रिसिएशन आर्स मेथड पे है तो जिन 3 महीने वो मशीन बंद रहेगी उसमें डेप्रिसिएशन टेक्निकली कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि डेप्रिसिएशन करना रोक रहे हैं, उसका आंसर ही 0 आ रहा है, तो आर्स मेथड में वैसे ही टेक्निकली 0 आ जाएगी, उससे ये पॉइंट निगेट नहीं हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखें, यूनिट्स में भी आज तो मैंने मिसाल दी है, अगला पॉइंट लिख लें जी। जी जी, हाँ, वो उसका फुली डेप्रिशिएटेड थोड़ी है, वो तो हमसे खरीदेगा, उसके लिए तो वो नया ही एसेट होगा। क्या जी? कल मुझे नहीं याद पड़ी। अच्छा, कल हुई थी? अच्छा, दिमाग उसके बाद आज खोला होगा तो आपको लग रहा है कल। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अच्छा, ये पॉइंट अभी बस लिख लें क्योंकि ये एस्टीमेट चेंज से रिलेटेड बात है, तो एस्टीमेट चेंज तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये लिख लें पॉइंट, क्योंकि पॉइंट सारे इकट्ठे एक ही जगह लिख रहे हैं, इसलिए लिख लें। समझा मैं इसको कल दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट यानी 6, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट
may increase to an amount, the residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the assets carrying amount. कल इंशाल्लाह एस्टीमेट चेंज कराऊंगा ना, तो इस पॉइंट को मैं दोबारा बता दूंगा, अगर भूल गया तो याद करा देना. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the assets carrying amount. If it does, then assets depreciation charge will be zero. Repeat कर रहा हूं, if it does, then assets depreciation charge will be zero unless its residual value नहीं लिखना, unless its residual value subsequently decreases to an amount below the assets carrying amount. अंग्रेजी दोबारा सुन लें. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the assets carrying amount. If it does, then the assets depreciation charge will be zero unless its residual value subsequently decreases to an amount below the assets carrying amount. हाँ जी. अरे नहीं भाई, कैरिंग अमाउंट क्या होती है भाई? कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. मैंने आपको जब शुरू में मेजरमेंट बताई थी ना, उसका दरख्त बना के दिया था, तब ये लिखवाई थी बात. देखें लिखी थी कि नहीं लिखी थी? मैंने उसमें नाम बताए थे आपको, वो सारे नाम लिखे. कैरिंग अमाउंट कहा था, मैंने कहा था उसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसको WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं. मेजरमेंट का दरख्त बनाया था, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल. कॉस्ट मॉडल की शाख में लिखा था कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस. रिवैल्यूएशन मॉडल की शाख में लिखा था रिवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस. और इस नेट आंसर को मैंने कहा था कि कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं. लिखा हुआ है? चलिए अगला पॉइंट लिखें. वहां नहीं, आज अगला पॉइंट लिखें, वो वहां से आ जाए वापस. ये जो अभी मैंने आरवी इंक्रीज वाला लिखवाया है ना, ये इंशाल्लाह एस्टीमेट चेंज कल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा. अच्छा, ये जो अगला पॉइंट है ये भी पहले आप समझ लें. अगर एक बिल्डिंग खरीदी तो लैंड भी उसके साथ ही होगी या बिल्डिंग उठा के ले आएंगे? लैंड भी साथ ही होगी. अगर एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है और वो बिल्डिंग खरीदी है लेट्स से 350 मिलियन की, तो इस 350 मिलियन में लैंड की भी कीमत होगी, अनलेस के वो अपार्टमेंट्स टाइप ना कुछ खरीदा हो. जब एक पूरा प्लाजा है उसमें से एक अपार्टमेंट खरीदा है, वो सिर्फ अपार्टमेंट है, उसमें जमीन नहीं होती. लेकिन अगर एक पूरी बिल्डिंग खरीदी है, या ये जिस तरह ये कैंपस है कि बिल्डिंग खरीदी है, तो फिर जमीन भी है इसके अंदर, जमीन डेप्रिशिएट होगी? क्यों नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं? जमीन की लाइफ नहीं, वैल्यू बढ़ना रीजन नहीं है. जो जमीन की लाइफ है वो लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए इसको डेप्रिशिएट नहीं करते. अच्छा, अब 350 मिलियन की बिल्डिंग खरीद ली तो क्या करें फिर? 350 का डेप्रिशिएट करें ना करें? जमीन भी है इसमें.
घर के यूज के लिए तो I-16 नहीं लगा रहे होंगे ना, बिजनेस लगा रहा होगा ना I-16, पूरा 350 मिलियन। इस 350 मिलियन में से लैंड का पोर्शन माइनस कर देंगे, यानी इस एरिया में जो जगह खरीदी है, अगर ये लेट से 120 मिलियन की तो लैंड ही होती है, तो हम 350 में से 120 माइनस करके जो बिल्डिंग पोर्शन है वो डेप्रिशिएट करेंगे। लिखवाता हूं अंग्रेजी इसकी भी। लैंड क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है किसी ऐसे एरिया में हम लैंड खरीदें ऑफिस बनाने के लिए, ब्रांच ऑफिस बनाने के लिए, कोई टूरिस्ट एरिया हो जहां पर लैंड स्लाइडिंग होती है बहुत ज्यादा, या पानी का लेवल बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। तो हिस्ट्री देख के पता चल रहा है कि अभी फिलहाल जहां हमने लैंड खरीद के होटल बना लिया है, ये 8-10 साल के बाद ये जेरे आब आ जाना इलाका ये इलाका जेरे आब आ जाने, अब वो जमीन नहीं रहनी है, तो नहीं रहनी तो फिर यूजफुल लाइफ हो गई ना उसकी, वही 10 साल फिर यूजफुल लाइफ होगी, फिर होगी वो डेप्रिशिएट। नहीं समझ आई? दोबारा नहीं समझ नहीं आई कि इख्तलाफ है, नहीं रहेगी ना, वो पानी का हिस्सा बन जाएगा, दरिया में आ जाएगी वो चीज। ये जो दरिया के करीब इलाके होते हैं ना, दरिया का अपना लेवल चेंज होता रहता है। बाज़ औक़ात कोई इलाका जो दरिया कम होने की वजह से वो खुश्क हो चुका होता है, वहीं पे मोहल्ले बन जाते हैं। इसका उलट भी है, पानी का लेवल बढ़ने से कुछ इलाके ज़ेरे आब आ चुका होते हैं, वो फिर जमीन खत्म हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसे टूरिस्ट एरिया में अपना ऑफिस बना लें जो वहां के एक्सपर्ट्स ने कहा हो कि बस 10 साल तक है, उसके बाद ये पानी के अंदर आ जाना है, फिर ये जगह नहीं रह जानी इस्तेमाल के काबिल। अब उस सूरत में है लैंड की यूजफुल लाइफ। लिखें अंग्रेजी। बल्कि बस ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात, ठीक है, बस जुमे की खत्म करते हैं क्लास, कल मैं यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा।